हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉप महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों के बारे में जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। क्या है भूमिका, देख लेते हैं। संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की बताइए क्या है। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल राइट आंसर होगा सुगमकर्ता की। क्यों? बच्चों में ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। क्यों? कार्ल सनिक का विचार था कि वह हर बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो तथा जो हमारे समाज के लिए अपने कार्यों से योगदान दे सके वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अतः निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता होगा। ऑप्शन है आपके इस प्रकार, व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बताइए जल्दी से। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बिल्कुल सही, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, अंतर्निहित संभावित दंड। क्यों? कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर में बालकों में नैतिक तर्कणा का आधार दूसरों के मानकों से निर्धारित होता है। वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले। अतः इस स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। पहला, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। दूसरा है आपका कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना। तीसरा है आपका याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। और चौथा है आपका विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। कहाँ चला गया भाई? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्ति भिन्नताओं के संदर्भ में कौन से शिक्षिका को चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सही है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम में के पालन करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका है थर्ड, सही विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? देखो 6 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने के लिए की प्रक्रिया एवं सामग्री का सुधार करना है। दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है जो आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन, अपसारी चिंतन। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 को कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से न जानता हो। चिंतन तभी प्रभावी होता है जब विषय के बारे में पूर्व ज्ञान हो। अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जाता है जब प्रयोगशालाओं में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। नंबर 4 है आपका, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें वे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और समताओं का उपयोग करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों के बारे में? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और समताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे तब त्रुटि करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटि करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही होगा? देखो इसका सही होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। बच्चे की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चों की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले तिरस्कार करे
ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें कठोर परिश्रम करना है। दूसरा ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तीसरा ऑप्शन है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध महत्वों को प्रोत्साहित करें। बड़े नियम बनाएं और बच्चों को उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये 11 का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो बिल्कुल 11 क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, हमें कभी बच्चे के विपरीत नहीं जाना है, बच्चों को अपोजिट नहीं जाना, बच्चे के अपोजिट नहीं जाना, बच्चे के फेवर में रहना हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी विभिन्नताओं के कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर, मूल्य। बताइए ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, अधिगम शैली। कैसे? देखो, अधिगम शैली की में भिन्नता के कारण बालकों की पढ़ने की प्रवृत्तियों में अंतर आ जाता है। इसीलिए सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले ही पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ठीक है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। बताइए कौन सा उपयुक्त कथन है? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षक के लिए अपनाई जा रही हो। दूसरी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? बताइए। देखो, इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है, अतः कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक अंतर की जटिल शक्तियां, आसपास का वातावरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 1, जैविक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय जैविक विशिष्टताओं और वंशानुक्रम सूचनाओं से है। ठीक है, जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बन रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बताइए 15 का कौन सा सही होगा? तो 15 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बन रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्ति, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। जनसंचार इसकी पहुंच दिनों दिन बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से
इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे एक अनेक प्रकार के से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बताइए 16 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो 16 का आंसर बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे केवल कक्षा में जो सीखते हैं ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे सीखने के विषय में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बच्चे कक्षा में या कक्षा के बाहर शायद कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, मनुष्य कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखता रहता है हर समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तीसरा ऑप्शन है आपका पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मापदंड निर्धारित करना, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो 17 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या? देखो, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के में उद्यम में सहायता करें। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 18 का? देखो 18 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परिवार। सामाजिक प्रत्याशाओं और मापदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेते हैं तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। बालक को समाजीकरण में परिवार, साथियों का समूह, स्कूल, भाषा आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 19 का? देखो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है इसका, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्यों? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति को दर्शाता है। ठीक है, चलिए 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित करता है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, गणित अक्षमता, डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता, डिस्प्लेक्सिया या पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। देखो लेखन क्षमता, जब लिखने में किसी बच्चों को समस्या होती है तो उसको हम लेखन अक्षमता बोलते हैं और वो उसको हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। जिसको गणितीय सवाल करने में परेशानी होती है जिस बच्चों को, तो उसे गणितीय अक्षमता बोलते हैं, उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं हम। ठीक है, गति समन्वय अक्षमता, गति समन्वय मतलब कि लय के साथ ना पढ़ पाना, डिस्प्लेक्सिया कहलाता है। और पठन अक्षमता, पढ़ने में जो असक्षम होता है बच्चा उसको पठन अक्षमता बोलते हैं, उसे डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। तो पढ़ने और समझने में तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। बताइए शैशव काल की कौन सा अवधि है? ऑप्शन पहला कौन सा सही होगा बताइए? देखो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर पहला, जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल कहा जाता है। इस अवधि में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास तेजी से होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है? तेजी से होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। औपचारिक संकेतात्मक, मूर्त संकेतात्मक, संवेदी गतिक और पूर्व संकेतात्मक। बताइए कौन सी अवस्था में 2 से 7 वर्ष का बच्चा? देखो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्थाएं सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। वे अवस्थाएं कैसे हैं, कौन कौन सी हैं? देखो एक तो होती है संवेदी। ये संवेदी जो
गति होती है, ये कौन सी कैसे वर्ष से होती है? 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सभी को मैं बता रहा हूँ। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं संवेदी गतिक अवस्था। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद कौन सी आती है दूसरे नंबर पर? ये पहले नंबर पर आती है आपकी, दूसरे नंबर पर ये आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक का मतलब होता है, ठीक है, कौन से वर्ष से? 2 वर्ष से 7 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। तीसरे नंबर पर आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? मूर्त संक्रियात्मक। और इसकी जो एज होती है वो आपकी होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। उसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मकता चौथे नंबर पर, और इसकी जो एज होती है आपकी 11 से कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष। ठीक है, 11 से कितनी होती है? 15 वर्ष तक। ठीक है, तो आई थिंक इसका आपका आंसर समझ में आ गया होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 2 से 7 कौन सा हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास से की ओर बढ़ता जटिल कठिन विशिष्ट सामान्य साधारण असामान्य आसान सामान्य विशिष्ट। बताइए। तो इसका देखो, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, और मानसिक तथा गतिक अनुप्रक्रियाओं में सामान्य क्रिया पहले तथा विशिष्ट क्रिया बाद में विकसित होती है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 24 है आपका क्वेश्चन 24 है, जब वयस्क सहयोग में सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसको कह देते हैं सहयोग देना। कैसे? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, तो इसे सहयोग देना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? 25 का आंसर बताइए जल्दी से। देखो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आत्मसातकरण। कैसे? किसी व्यक्ति के अवधारणा परिवर्तन में नवीन जानकारी प्रभावी भूमिका निभाती है। जब नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया चलती है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 26। नेक्स्ट है आपका 26 है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो 26 का बिल्कुल सही आंसर है आपका समाजीकृत और अहन केंद्रित। मध्य बाल अवस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहन केंद्रित होती है। कैसे? देखो भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों को अभिव्यक्ति के लिए भाषा को जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल होता है। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। मध्य बाल्यावस्था में बालक की भाषा समाजीकृत के बजाय अहन केंद्रित अधिक होती है। ठीक है, चलिए चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए इस्तपरक गतिविधियां। बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो 27 का बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के लिए इस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए हस्तपरक, ये हस्तपरक है, इस्तपरक नहीं हस्तपरक। ठीक है, इसको हस्तपरक कर लेना। बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियों को शामिल करती है। इस प्रशिक्षण पद्धति के अंतर्गत बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिससे उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका?
4 बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियाँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 28 पर। 28 है आपका, कक्षा अध्यापक ने राबक को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राबक में बुद्धि उच्च स्तरीय है। बताइए कौन सी? शारीरिक, गतिबोधक, संगीत में, भाषाई, स्थानीय। बताइए कौन सी होगा 28 का? देखो इसको तो आप आसान रूप से बताते थे, ये हो जाएगा आपका संगीत में। ठीक है, उच्च संगीत में स्तरीय बुद्धि में संगीतक सामर्थ्य तथा निपुणता विकसित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। राघव इसी प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से व्यवस्था लड़के गणित में स्वाभाविक रूप से व्यवस्थ लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता कि अध्यापक लिंग, जेंडर, पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, नैतिकपरक। बताइए 29 का कौन सा सही होगा आंसर? देखो अध्यापक का यह समझना कि लड़के लड़कियों से गणित में अच्छे हैं दर्शाता कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है, लिंग या जेंडर पक्षपाती। ठीक है, चलिए चलते हैं 30, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश, बच्चे व्यवस्था। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सही कौन सा होगा? समावेशी शिक्षा तभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। यह मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, तो व्यवस्था और बच्चे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।